देखिए, आपका साम्य पढ़ाया जा रहा था और इक्विटी का जो सिद्धांत आपका पढ़ाया जा रहा था, उसमें आपका जो सिद्धांत पढ़ाया जा रहा था वह ये पढ़ाया जा रहा था कि आपका साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। इसका मतलब आपको पहले जानना है, यही हम शुरू किए थे। इसका मतलब ये बताया गया था कि चूंकि जो इक्विटी है वह गुड कंसेंस यानी कि सुआत्मा यानी कि अंतःकरण पर आधारित है, ईमानदारी पर आधारित है, सद्भावना पर आधारित है। अतः जो व्यक्ति साम्य के आधार पर न्यायालय से अपने पक्ष में फैसले की मांग कर रहा है, आपका उस मामले में उसका जो कंडक्ट है, उसका जो आचरण है वह सही होना चाहिए, यानी कि स्वच्छ होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसके आचरण में कोई दोष न हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसने साम्य किया है उसे साम्य सहयोग करेगा, और जिसने असाम्य बरता है उसको साम्य कोई सहयोग नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इक्विटी के आधार पर न्यायालय में निर्णय की मांग कर रहे हैं और आपने इक्विटी नहीं बरती है, यानी कि आपने गलत काम किया है और गलत काम करके न्यायालय में आए हैं, तो साम्य के आधार पर न्यायालय आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति साम्य के आधार पर अपने पक्ष में फैसले की मांग कर रहा है, उसका जो आचरण होना चाहिए वह सही होना चाहिए। यानी कि उसने न तो बेईमानी की हो, न अपराध करके आया हो, और न ही आपका कपट किया हो। यानी कि इसका मतलब अगली भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति असाम्य किया है, साम्य उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। क्योंकि साम्य गुड कंसेंस पर आधारित हैं, ईमानदारी पर आधारित हैं, सद्भावना पर आधारित हैं। जो व्यक्ति दुर्भावना पूर्वक कार्य किया है, जो साम्य के न्यायालय हैं, वे उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। यानी कि साम्य के आधार पर रिलीफ मांगने वाले व्यक्ति का जो कंडक्ट होना चाहिए, मुख्य रूप से जो आचरण होना चाहिए वह सही होना चाहिए। अब यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये सिद्धांत किस आचरण पर विचार करता है। यानी कि जो व्यक्ति हक मांग रहा है उसके पूर्ववर्ती आचरण पर, कि आपका पश्चातवर्ती आचरण पर, कि दोनों पर, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये जो सिद्धांत है व्यक्ति के पूर्व के भी आचरण को ध्यान में रखेगा और बाद के भी आचरण को, यानी कि उसके पुराने इतिहास को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि एक उदाहरण कल मैं बताया था, तब आगे बढ़ा जाए। उदाहरण मैं बटमारों का बताया था, यानी कि लुटेरों का बताया था कि दो लुटेरे आपस लूट करते हैं और लूट के सामान को बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। तब एक लुटेरा कोर्ट में चला जाता है कि साम्य के आधार पर हम लोगों के बीच न्यायालय जो लूट का सामान है बंटवारा करा दे। तो ऐसी दशा में न्यायालय ने बंटवारा कराने से इनकार भी किया और इन लोगों को जेल भेजा। क्यों भेजा जेल? कि जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनका आचरण ही क्या है, गलत। यानी कि जो भी व्यक्ति कोर्ट में आए और साम्य के आधार पर न्यायालय से मांग करे अपने पक्ष में फैसले का, उसका पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती आचरण ठीक हो कि माने गलत हो कि सही होना चाहिए, सही। अब इस आधार सूत्र को कहाँ कहाँ लागू किया गया है, यानी कि इसका एप्लीकेशन साम्य न्यायालयों ने
किन किन मामलों में किया, इसका अपवाद क्या है। तो पहले एप्लीकेशन देखा जाए, फिर इसके अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये हुआ कि गलत आदमी को भी न्यायालय रिलीफ दे देगा। तो ये अपवाद जो है हम बताएंगे। और अंत में आपको जो वर्तमान समय में क्वेश्चन है कि भारतीय विधि में किन किन कानूनों की किन किन धाराओं में ये सिद्धांत समाहित किया गया है। तो पहले साम्य न्यायालय किन किन मामलों में इस सिद्धांत को लागू किए हैं कि आपका आचरण सही रहेगा, तभी हम आपके पक्ष में फैसला देंगे, अन्यथा आपके पक्ष में हम फैसला नहीं देंगे। एक एक करके देखिए। सबसे पहले न्यास के मामले में, यानी पहला जो इसका एप्लीकेशन है वह आपका ट्रस्ट का मामला है, न्यास का मामला है, और इसमें एक केस भी याद करना पड़ेगा। तो न्यास के मामले में देखिए, अगर कोई व्यक्ति न्यास के मामले में कोर्ट में आता है और मन में एक पूर्व कल्पना लेकर आता है और वह कल्पना कपट की है, यानी कि इसलिए कोर्ट में आता है कि मैं हितग्राहियों के प्रति फ्रॉड कर दूं और मेरा हक बना रहे, तो न्यायालय ऐसे कपटी को, ऐसे फ्रॉडिया के पक्ष में या ऐसे कपट के आधार पर आने वाले के पक्ष में कोई फैसला नहीं देगा, क्योंकि वह खुद कपट का दोषी है। यानी कि उसका आचरण ही ये बताता है कि वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया, यानी कि अंतरात्मा से नहीं आया, बल्कि दिल में कपट लेकर आया है। अब इस पर केस आपका एक हम बता रहे हैं, हो सकता है केस याद करना पड़ेगा आपका। ओ बर्टन जो न्यास का मामला है, ओ बर्टन वर्सेज आपका जो केस है वह निस्टर, देखिए इस मामले में बहुत अच्छा ये केस है आपका। ओ वर्टन वर्सेज वह निस्टर का मामला है। देखिए इसमें हुआ क्या, एक माइनर था और वह अपनी एज को छुपा लिया, और जो संपत्ति वह वयस्क होने पर पाता वह माइनर में ही वह पा लिया। यानी कि एक अवयस्क था, वह अपनी आयु को छुपाया और ये कहा कि हम वयस्क हैं, और जो न्यास की संपत्ति थी उसने ये झूठ बोल कर कि हम वयस्क हो चुके हैं, बुलुग हो चुके हैं, वह न्यास की संपत्ति वह पा लेता है। फिर जब वयस्क होता है तो पुनः उसी संपत्ति के लिए वह दोबारा मुकदमा करता है कि हमें मुआवजा दिलवाया जाए उस संपत्ति के लिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब एक बार तुम कपट करके झूठ बोलकर वह संपत्ति पा लिए हो और दोबारा आए हो वयस्क होने पर, तो इक्विटी कोर्ट तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ स्वच्छ नहीं है, तुम्हारा आचरण सही नहीं है, और तुमने माइनर में ही क्या कर दिया था, फ्रॉड। यानी कि जब एक बार तुम फ्रॉड करके संपत्ति ले लिए हो और वयस्क होने पर दोबारा आ रहे हो, तो साम्य न्यायालय क्या तुम्हारी कोई सहायता करेगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारा पूर्ववर्ती आचरण ही क्या है, गलत था। ये पहला। दूसरा, ये विशिष्ट अनुपालन। दूसरा जो इसमें एप्लीकेशन है, संविदा का विशिष्ट अनुपालन। विशिष्ट अनुपालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए आपका जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 है, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, उसकी धारा 10 देखनी पड़ेगी। ये बिहार में पिछली बार पूछा भी गया था। दो धाराओं से पूछा जाता है ज़्यादा। धारा 10 में ये दिया गया है कि किन संविदाओं का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है, और धारा 14 इशारे में दिया गया है कि किन संविदाओं का
विशिष्ट पालन नहीं करा जा सकता। ये बिहार में एक उदाहरण देकर भी पूछा गया 2-3 बार कि विवाह की संविदा का विशिष्ट पालन होगा कि नहीं। नहीं होगा, क्योंकि जो संविदाएं पर्सनल क्वालिटी पर आधारित हैं, व्यक्तिगत गुण पर आधारित हैं, याद रखिए, उनका विशिष्ट पालन नहीं कराया जाता तो क्या दिलवाया जाएगा? केवल पैसा, यानी कि प्रतिकर दिलवाया जाता है। विशिष्ट पालन मैं बताया था, फिर एक बार हम बता दें। विशिष्ट पालन का मतलब जर्मी बेंथम का जो कोटेशन है कि जो वस्तु जिसकी है उसे दे दी जाए, बदले में मुआवजा न दिया जाए, यानी कि जिस चीज़ के लिए संविदा हुई है वही चीज़ हमें क्या किया जाए? दिलवाया जाए। एक उदाहरण देखिए इस पर। ए ने बी से संविदा की कि हम अपना मकान ये तुम्हें बेचेंगे। बाद में इनकार कर देता है ए, तो बी मुकदमा करेगा ए के खिलाफ और मांग करेगा कि हजूर ये मकान ही हमें दिलवाया जाए, क्योंकि ए ने वादा क्या देने का किया था? अपना मकान। तो अगर ऐसी मांग की जा रही है कि वही वस्तु हमें क्या किया जाए? दिलवाया जाए, तो इसको हम कहेंगे संविदा का विशिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और किन संविदाओं का विशिष्ट पालन होगा, ये याद रखिए। ये एसआरए की धारा 10 काम करेगी। और किनका विशिष्ट पालन नहीं होगा, ये बिहार में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कौन सी धारा काम करेगी? आपका 14। अब समस्या देखिए क्या है कि अगर बी ए के खिलाफ मुकदमा करता है और ये कहता है कि ए ने वादा किया था कि हम अपना मकान बेचेंगे, तो अगर बी विशिष्ट पालन की मांग करता है तो बी का जो आचरण होना चाहिए वह गलत होना चाहिए कि सही, यानी कि बी स्वच्छ हाथों से आए कि गंदे हाथों से आए। स्वच्छ हाथों से का मतलब कि उस मामले में बी का कोई फॉल्ट न हो। अगर बी का ही दोष है और बी कोर्ट में आया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस संविदा का कराया जाए, तो न्यायालय उस संविदा का विशिष्ट पालन कराने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि बी की ही उसमें क्या है? गलती। यानी कि अगर बी की कोई गलती पाई गई इस मामले में, तो न्यायालय संविदा का विशिष्ट पालन कराने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि साम्य के आधार पर जो व्यक्ति आता है उसका आचरण क्या होना चाहिए? सही। तीसरा, इंजेक्शन के मामले में, यानी कि तीसरा जो एप्लीकेशन इसमें है वह व्यादेश के मामले में। व्यादेश का मतलब इंजेक्शन। पहले इंजेक्शन समझिए, इसके लिए जो आपका धारा पढ़नी पड़ेगी सीपीसी की धारा 94, रीड विथ आपका आदेश 39 का रूल 1 पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट, यानी कि रूल फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका एसआरए की धारा 36 से लेकर आपका 42 तक में प्रावधान है, यानी कि सीपीसी भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। कौन सा? एसआरए। तो पहले इंजेक्शन समझिए होता क्या है, तब आपका आगे बताया जाए। इंजेक्शन न्यायालय द्वारा दिया गया एक आदेश होता है जिसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या देखिए आपका
इंजक्शन पहले समझिए, उसके बाद वही 4-4 लाइन आपका सब में एप्लीकेशन पढ़ना है, लेकिन सेक्शन भी आपका जो है वो भी तैयार रखना है। देखिए व्यादेश के पहले तो इंजक्शन या व्यादेश की परिभाषा देखिए। व्यादेश का मतलब होता है कि जब न्यायालय किसी व्यक्ति को आदेश देता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करे या न करे। अब कहता है अगर न्यायालय की करे तो वह सकारात्मक व्यादेश, और अगर कहता है कि आप ये कार्य न करिए तो वह निगेटिव यानी कि नकारात्मक। अब समस्या ये है कि अगर ये मांग करता है कोर्ट से कि हमारे पक्ष में इंजक्शन या व्यादेश जारी किया जाए, तो जो व्यक्ति व्यादेश जारी करने की मांग कर रहा है, न्यायालय तभी व्यादेश जारी उसके फेवर में करते हैं जब उसका आचरण स्वच्छ हो, यानी कि उस मामले में उसकी कोई गलती न हो। यानी कि अगर ये मांगता है व्यादेश कि हमारे पक्ष में न्यायालय आदेश जारी कर दे, तो ए के पक्ष में आदेश तभी दिया जाएगा, व्यादेश तभी दिया जाएगा जब उस मामले में ए का आचरण सही हो, यानी कि ए की कोई गलती न हो। अगर ए ही गलत है और आकर व्यादेश की मांग कर रहा है, तो न्यायालय ए के पक्ष में व्यादेश जारी करने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि साम्य की शरण में आने वाले का जो कंडक्ट होना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए, वो गलत न हो बल्कि क्या हो, सही। अब व्यादेश जारी किस में होता है? तो समय के आधार पर व्यादेश दो प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक नकारात्मक, दूसरा समादेशात्मक। नकारात्मक का मतलब कि न्यायालय ने कहा कि कोई कार्य न करिए, समादेशात्मक मैंने कहा कि कोई कार्य करिए, ये नेचर के आधार पर। समय के आधार पर व्यादेश फिर दो प्रकार का होता है, ये मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। एक आपका टेम्पररी यानी कि अस्थाई, और दूसरा परिपिचुअल यानी कि अस्थाई या शाश्वत हम कहते हैं। अस्थाई व्यादेश सीपीसी से गवर्न होगा, आपका सीपीसी की धारा 94 में, और प्रक्रिया दी गई है आर्डर 39 के रूल 1। और ये अस्थाई व्यादेश और अस्थाई व्यादेश ये सारे से गवर्न होगा, और वह धारा है 36 से लेकर कहाँ तक, 42। तो फिर एक बार याद रखिए, अस्थाई मतलब कुछ समय के लिए, और अस्थाई या परपिचुअल मतलब हमेशा के लिए। ये किस आधार पर हमने बंटवारा किया? प्रकृति के आधार पर कि समय के आधार पर? समय के आधार पर। प्रकृति के आधार पर पूछे तो तब भी दो प्रकार, कौन कौन? एक नकारात्मक और एक समादेशात्मक। और समय के आधार पर पूछे तो दो प्रकार, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। अगला ये दस्तावेजों का विखंडन या विलोपन, यानी कि अगला इस सिद्धांत का एप्लीकेशन है दस्तावेजों का विखंडन या विलोपन। तो जब भी दस्तावेज का विखंडन यानी कि रद्द करना, और विलोपन का मतलब ये हुआ कि कुछ बातों को दस्तावेज से निकाल देना, यानी कि लोपित कर देना। लोपित कर देना मैंने कुछ बातें दस्तावेज के अंदर लिखी गई हैं उसको हटा दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में पहला जो आपको देखना है कि दस्तावेजों का विखंडन के बारे में प्रावधान आपका एसआरए की धारा 27 काम करेगी, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका 1963 की धारा 27 में दस्तावेजों के विखंडन की बात की गई है और विलोपन की बात की गई है 31 में। तो पहले दोनों देखिए होता क्या है, एक दो उदाहरण देखा जाए। विखंडन का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति न्यायालय में वाद दायर करता है और ये मांग करता है कि इस दस्तावेज को रद्द किया जाए, इस संविदा का खंडन किया जाए,
इस संविदा को तोड़ दिया जाए। अब कैसे मांग कर सकता है? तो सबसे अच्छा उदाहरण आपका गुरु चेला पर ही आता है कि अगर गुरु ने चेला की इच्छा को डोमिनेट किया और 1 लाख रुपए का घोड़ा 1,000 में खरीद लिया, लिखा पढ़ी हो गई, रजिस्टर्ड हो गया वह लिखा पढ़ी, तो चेला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाकर मांग करेगा कि जो ये दस्तावेज लिखा गया है घोड़ा बेचने वाला, उसको न्यायालय क्या करे? रद्द करे। रद्द मने विखंडित करे, क्योंकि गुरु ने हमसे आपका असम्यक असर डालकर हमारी इच्छा को दबाकर और 1 लाख का घोड़ा 1,000 में ले लिया है। यानी कि उचित फायदा उठाया है गुरु ने कि अनुचित? अनुचित। अब समस्या यहाँ ये है कि साम्य चाहने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए कोर्ट में। यानी कि जब चेला इस संविदा को विखंडित करने की मांग कोर्ट से कर रहा है, तो उस मामले में चेला का जो हाथ होना चाहिए वो स्वच्छ होना चाहिए। इसका मतलब कि जो शिष्य का आचरण होना चाहिए वह सही होना चाहिए, गलत न हो। यानी कि शिष्य ने दुर्भावना में कार्य न किया हो, फ्रॉड न किया हो गुरु से, अब तभी न्यायालय चेले की बात सुनेंगे। यानी कि इसका मतलब कि चेला जब कह रहा है कि संविदा ये क्या किया जाए, रद्द, तो चेला का आचरण गलत होना चाहिए कि सही? सही, क्योंकि स्वच्छ हाथों से चेले को आना चाहिए। यानी कि चेले के आचरण में गलती न हो। इस प्रकार आपका विलोपन माने कुछ शब्दों को हटा दिया जाए। तो अगर कोई व्यक्ति संविदा का विखंडन चाहता है या संविदा में कुछ शब्दों का विलोपन चाहता है, विलोपन माने हटा दिया जाए, जैसे लोपित आप कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसका आचरण जो होना चाहिए वह स्वच्छ होना चाहिए। यानी कि उस मामले में उसका कोई दोष न हो। इस प्रकार हमने बताया कि ये सिद्धांत किन किन मामलों में साम्य न्यायालयों ने लागू किया। अब इसके अपवाद आइए। अपवाद में आपका देखना है मुख्य रूप से इसके एक्सेप्शन देखा जाए। अपवाद का मतलब ये हुआ कि जहाँ की एक व्यक्ति ने असाम्य बरता है या जहाँ की व्यक्ति दुर्भावना पूर्वक कोर्ट में आया है या जहाँ व्यक्ति का आचरण गलत है, फिर भी न्यायालय उसके पक्ष में फैसला सुना सकता है। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति गंदे हाथों से कोर्ट में आया है उसको भी रिलीफ दी जा सकती है, लेकिन ये सामान्य नियम के तहत नहीं, बल्कि मामला किस में आना चाहिए? अपवाद। यहाँ भी अच्छा आपका उदाहरण बनता है। पहला अपवाद देखा जाए आपका लोकहित का मामला। यानी कि जो इस सिद्धांत का पहला अपवाद है कि जिस व्यक्ति का आचरण गलत है वह व्यक्ति भी कोर्ट से हक की मांग कर सकता है। यानी कि गंदे हाथ वाले व्यक्ति भी कोर्ट से अपने फेवर में आपका फैसले की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा समझना है आपको। और सबसे अच्छा उदाहरण भी मैं यहाँ 2-3 बताऊंगा, कुछ धाराएं भी आपका कोरिलेट होंगी। पहला है पब्लिक इंटरेस्ट का मामला, लोकहित का मामला। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में वाद या याचिका दायर करता है और ये दिखाता है कि हजूर इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, लोकहित का मामला है, अतः आप इस मामले में फैसला दीजिए। तो लोकहित के मामले में व्यक्ति अपने लिए फैसला नहीं मांगता, किसके लिए मांगता है? समाज के लिए, लोक के लिए। तो जो व्यक्ति कोर्ट में याचिका दायर किया है भले उसका आचरण ठीक न हो, लेकिन फिर भी न्यायालय लोकहित को, समाज के हित को ध्यान में रखते हुए उसके फेवर में फैसला दे देता है,
भले ही उसका आचरण साम्यपूर्ण न रहा हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोकहित का मामला वह व्यक्तिगत रिलीफ नहीं मांग रहा है, बल्कि किसके लिए मांग रहा है अनुतोष? आपका सार्वजनिक यानी कि लोक के लिए। सबसे उत्तम उदाहरण आपका लोकहितवाद देख सकते हैं, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सबसे उत्तम उदाहरण। अब बताइए लोकहितवाद आपका समाज के हित के लिए दायर किया जाता है कि व्यक्तिगत हित? समाज के हित। तो जब समाज का हित हो गया तो भले ही लोकहित जो दायर कर रहा है उसका आचरण सही न हो, फिर भी न्यायालय उसके पक्ष में फैसला देता है। क्यों देता है? क्योंकि यह फैसला व्यक्तिबंधी नहीं होता, लोकबंधी होता है। मतलब यह फैसला वह अपने लिए नहीं मांग रहा है, बल्कि किसके लिए मांग रहा है? समाज के लिए। एक दो थोड़ा उदाहरण देखिए। एक आपका स्मोकिंग पर देखा जाए, मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सबसे अच्छा उदाहरण आपका है। मान लीजिए मुरली एस देवड़ा कांग्रेस के भाई आपका मेंबर भी थे, आपका मंत्री भी बने, सांसद भी बने। उनका कुछ कंपनियों से विवाद था जो आपका स्मोकिंग का सामान बनाती थी, तो वह चले गए उच्चतम न्यायालय और ये डिमांड किए कि हजूर जो सार्वजनिक प्लेस हैं, जो सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ धूम्रपान पर रोक लगाई जाए। ऐसी कंडीशन में अब ये हुआ कि अब भले ही मुरली एस देवड़ा आपका दुर्भावना में गए हो कि हमारा कंपनियों से विवाद है, हम इनको सबक सिखाएंगे, लेकिन वह जिस कार्य के लिए गए हैं वह केवल उनका हित नहीं है, बल्कि किसका उसमें हित जुड़ा था? समाज का। तो सुप्रीम, भले वो गलत हो, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके याचिका पर फैसला दिया और मुरली एस देवड़ा बना भारत संघ के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिषिद्ध किया जाता है, यानी कि रोका जाता है, भले वो दुर्भावना में गए हो। तो पहला अपवाद आपका क्या हुआ कि भले ही वादी का हाथ स्वच्छ न हो, भले उसका आचरण ठीक न हो, अगर कैसा मामला है लोकहित का, तो न्यायालय वादी के पक्ष में फैसला सुना सकता है। और दूसरा आपका जो अपवाद है वह आपका कह सकते हैं पश्चाताप की अवस्था, यानी कि आपका कह सकते हैं कि आत्मग्लान की अवस्था या आत्मचिंतन की अवस्था या पश्चाताप की अवस्था। पश्चाताप में देखिए क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है या किसी व्यक्ति का आचरण गलत है या किसी व्यक्ति ने कपट किया है और वह कोर्ट में आता है और अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, यानी कि न्यायालय से ये कहता है कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हमसे गलती हो गई, तो न्यायालय चाहे तो उसको क्या कर सकता है? माफ़। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी व्यक्ति का आचरण दोषपूर्ण है, आचरण ही गलत है, वह कपट किया, दुर्भावना किया है, ईमानदारी से कार्य नहीं किया, दुर्भावना में कार्य किया, लेकिन कोर्ट में आकर अगर माफ़ी मांग ले मतलब कि पश्चाताप कर ले, आत्मग्लानि कर ले, तो ऐसी दशा में भले ही मैं बता दूं उसका आचरण गलत हो, न्यायालय उसको माफ़ करके और उसके फेवर में फैसला सुना सकता है। अब इसका अच्छा जो एप्लीकेशन भारत में देखना है, दो तीन चीज़ें देखनी है। एक आपका हम बताएंगे अनुच्छेद 142 में और एक सीआरपीसी की धारा 348 में। ये संविधान का अनुच्छेद 142 है और एक एप्लीकेशन यहाँ आएगा सीआरपीसी की धारा 348। अब इसको समझिए, दो उदाहरण।
पहला उदाहरण पश्चाताप की अवस्था देखा जाए, यानी कि इसका मतलब फिर एक बार देखिए कि जिस व्यक्ति का आचरण गलत है, अगर वह व्यक्ति कोर्ट में आकर माफी मांग ले, यानी कि वह व्यक्ति पश्चाताप कर ले, आत्मचिंतन कर ले, आत्मग्लानि कर ले और कोर्ट में आकर माफी मांग ले कि हमसे क्या हो गई है गलती, तो ऐसी कंडीशन में भले ही वह गलत हो, फिर भी न्यायालय उसके फेवर में फैसला सुना सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय को ये पावर है कि वह न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है। आपका और सीआरपीसी की धारा 148 में भी तो दो तीन उदाहरण समझिए। 348 सीआरपीसी की है कि अगर न्यायालय ने कंटेम्प्ट या अवमान में किसी व्यक्ति को सजा दी है और वह व्यक्ति माफी मांग लेता है, तो न्यायालय सजा माफ करके उसे छोड़ देगा, भले ही उसका आचरण क्या रहा हो गलत। यानी कि दो तीन उदाहरण देखिए आपका, तब सही रहेगा। मान लीजिए कि आपका सबसे पहले राहुल जी का ही उदाहरण देखा जाए। राहुल जी ने ये कहा, बोलते रहते हैं, देख ही रहे हैं बवाल फिर मचा है आपका, यहाँ नहीं बोलेंगे संसद में, आपका लाउडस्पीकर ही बंद किया जा रहा है, तो विदेश में बोलेगा हमारा पप्पू, और क्या, यहाँ नहीं बोलने दिया जाएगा तो कहाँ बोलेगा। वैसे विदेशी धरती पर हमारे हिसाब से बाहर मने आपका यहाँ आलोचना ज़्यादा करिए, अब विदेश घूम घूम के बातें कहिए, वो उचित नहीं है, उसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, यहाँ जनता के बीच आप घूमें, जनता में बुराई करिए सरकार की, अपने पक्ष में माहौल बनाइए आपका। इसीलिए मामला इस समय क्या है राजनीति में, देख ही रहे हैं, गर्म है काफ़ी, और संसद चल नहीं रही है। तो फिर एक बार पहले राहुल जी का ही उदाहरण देखा जाए कि पश्चाताप कर लिए, तो भले दोषी थे लेकिन कोर्ट ने माफ कर दिया, भले ही उनका हाथ स्वच्छ नहीं था। देखिए राहुल जी ने ये कहा कि चौकीदार चोर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी कि मोदी जी ने आपका कह सकते हैं राफेल में और आपका ये अंबानी अडानी इत्यादि में घूस खाया, यानी कि आपका, और चौकीदार ही चोर हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोला नहीं था। तो तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस जारी किया कि हम कब बोल दिए कि चौकीदार चोर हैं, हमारा नाम क्यों ले रहे हो राजनीति में, क्यों ना आपको कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित किया जाए। अब राहुल गांधी जी ने भाई एफिडेविट दिया, कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, तो दोबारा माफी मांगनी पड़ी। यानी कि एक बार माफी मांगे, शब्द थोड़ा इधर उधर कर दिए थे, तो दोबारा इन्होंने माफी मांगी कि हजूर हमसे गलती हो गई है, हमको माफ कर दिया जाए और अवमान के लिए दंडित न किया जाए। इसका मतलब कि राहुल गांधी जी ने गलती की, कोर्ट में भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया, ये कोर्ट में गए और इन्होंने कोर्ट में जाकर पश्चाताप कर दिया। पश्चाताप कर दिया मतलब माफ़ी मांग ली, तो भले इनका आचरण गलत था, फिर भी कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया और इनको क्या कर दिया, माफ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर पश्चाताप व्यक्ति कर लेता है, तो साम्य न्यायालय उस व्यक्ति की गलती क्या कर देते हैं, माफ कर सकते हैं, बाध्य नहीं है। दूसरा आपका जो उदाहरण देखा जाए, आपका हाई कोर्ट के जज कर्णन साहब थे, काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था उस समय। आपका इन्होंने तमाम जजों पर आरोप लगाया, कर्णन साहब ने, और तमाम बातें हुई आपका, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अवमानना के लिए आपका मैंने नोटिस जारी कर दी, दंडित भी कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी आपत्ति कर दिए थे। और आपका
तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। अब समस्या ये थी कि एक जज को गिरफ्तार करना है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट का जब आर्डर आ जाता है तो अब कोई उपाय नहीं बचता। तो हजारों पुलिस वाले इनके घर को घेर लिए, कमिश्नर से लेकर बंगाल में, और इनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। तो जब जेल कुछ दिन रह लिए तब इनको एहसास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से लड़ना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रपति के पास एक दया याचिका लगाई, क्योंकि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि वह किसी भी सजा याफ्ता व्यक्ति को पूरी तरह क्या कर दे। और आधार क्या उठाया गया उसमें कि मैं भी दलित, कोविंद जी थे, आप भी दलित, मुझे दलित होने के कारण ये सब प्रताड़ना की जा रही है, यानी कि कष्ट दिया जा रहा है। अतः आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हमारी सजा को क्या करिए माफ। तो कोई सुगबुगाहट ही नहीं आई राष्ट्रपति की ओर से, यानी कि कोई जवाब ही नहीं आया। तब वकीलों ने समझाया कि एक रास्ता है, तुम्हारे हाथ गंदे जरूर हैं, तुम्हारे हाथ स्वच्छ नहीं हैं, लेकिन एक बार अगर तुम पश्चाताप कर लो, सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग लो, माफी, तो तुरंत छूट जाओगे। यही हुआ भी, अंत में माफी मांगे और तब सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या किया, रिहा कर दिया। यानी कि लास्ट लाइन ये रही इसमें अपवाद में कि अगर कोई व्यक्ति गलत आचरण किया है और पश्चाताप कर ले तो न्यायालय उसकी गलती को क्या कर देते हैं, माफ। और दो तीन उदाहरण अच्छे अच्छे बताए गए। अब आगे देखिए, इसमें आपका ये कह सकते हैं कि आखिर भारतीय विधि में इस सूक्ति का कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है। यानी कि साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। आखिर भारतीय कानून में इसे कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया है, अब वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे भी मैं पढ़ाते समय तमाम चीज़ें बताया, यानी कि पढ़ाते समय ही मैं भारतीय कानून में कहाँ कहाँ इसे समाहित किया गया है इसको हमने बताया। फिर भी पहला हमने बताया था आपका विशिष्ट पालन में संविदा का, दूसरा हमने बताया था संविदा के विखंडन में, तीसरा हमने बताया था संविदा के विलोपन में। एक तो ये हो गया ये सारे में जाकर। फिर न्यास अधिनियम में हमने बताया था, वह सेक्शन आपको बताना है कि जो हमने बताया था न्यास अधिनियम में, वह सेक्शन आपका भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 23 में इस सिद्धांत को समाहित किया गया है कि साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। अब ये है कि इस सेक्शन में क्या है आपका, ये देखना है, बस एक लाइन देखना है। अगर हितग्राही के कपट के कारण न्यासी ने न्यास भंग किया है और हितग्राही बाद में कोर्ट में आ रहा है कि न्यासी ने गलती किया है, तो हितग्राही को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हितग्राही या बेनिफिशरी का आचरण ही गलत है और उसी के उकसावे पर ही न्यासी ने क्या किया है, न्यास भंग। यानी कि तुम्हारे कपट के कारण न्यासी ने न्यास भंग कर दिया और बाद में आए हो कि हमें रिलीफ दिया जाए, तो न्यायालय तुम्हें कोई रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि साम्य की शरण में तुम स्वच्छ हाथों से नहीं आए हो, तुम्हारा आचरण ही क्या है, गलत। दूसरा आपका इशारे में बता ही दिया गया आपका, यानी कि जो व्यादेश के मामले में भी मैं बता चुका हूँ आपका कि इंजेक्शन की मांग करने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और वह सेक्शन भी मैं बता चुका हूँ। सीपीसी की धारा 94 बताया, आदेश 39 बताया, अस्थाई व्यादेश और अस्थाई के लिए इशारे की धारा आपका 36 से लेकर 42। तो मैंने
पढ़ा, जो हम सिद्धांत बता रहे हैं उसी बीच बीच में हम सेक्शन भी बता रहे हैं, और वही सेक्शन वर्तमान में महत्वपूर्ण भी है। अगला ये सिद्धांत देखा जाए आपका, ये सिद्धांत भी 3 हुए ना अभी, एक दो हो जाए और तब लिखवा जाए एक दिन आपका। देखिए चौथा सिद्धांत, 12 सिद्धांत पढ़ने हैं हम लोग, आपका चौथे सिद्धांत पर अब आ रहे हैं। चौथा सिद्धांत है इक्विटी इज इक्विटी, यानी कि समता ही साम्य है। बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, यहाँ से भी आपका पूछा जाता है। इक्विटी इज इक्विटी, यानी कि समता ही साम्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। देखिए आपका इसका मतलब क्या हुआ। पहले तो समता जानिए कि समता होती क्या है, समता का जन्म कहाँ से हुआ, समता का सिद्धांत किसने दिया, और समता ही साम्य है इसका मतलब क्या हुआ, और अंत में इसका मतलब भी याद रखना है कि इक्वलिटी इज इक्विटी का मतलब क्या हुआ। फिर देखिए एक मॉडल बना लिया जाए 2 मिनट में, तब एक एक करके इसको जब भी पढ़िए आप कि समता ही साम्य है, तो सबसे पहले इस मैक्सिम का अर्थ जाना जाता है। उसके बाद इस मैक्सिम के अर्थ जानने के बाद आप समता का सिद्धांत पढ़ेंगे, और समता का सिद्धांत जो हम पढ़ाएंगे वह डायसी का बताएंगे थोड़ा बहुत, जो इंग्लैंड के डायसी ने रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया था, विधि के शासन का, वहाँ थोड़ा आपको जाना पड़ेगा। फिर समता के बारे में आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, यानी कि थोड़ा बहुत आपको 14 से लेकर कहाँ तक, आपका 18 तक। अब अंत में आपको एप्लीकेशन इस सिद्धांत का, समता का जो ये समता ही साम्य है, इसका एप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन मतलब कि कहाँ कहाँ भारतीय कानूनों में, या जब साम्य न्यायालय निर्णय दे रहे थे तो समता के सिद्धांत को कहाँ कहाँ लागू किए, वही एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है। यानी कि इसका मतलब कि जो एप्लीकेशन हम बताएंगे और अंत में भारतीय विधि, वो तो एप्लीकेशन बताते समय भी मैं बता रहा हूँ कि भारतीय विधि में कौन कौन है, लेकिन आपका काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आइए हम शुरुआत करते हैं समता का मतलब। अगर आपसे कोई पूछे कि इक्विलिटी या समता का मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन और आपका इंटरव्यू में बन रहा है कि समता और समानता एक ही चीज है कि अलग अलग है, यानी कि समता और समानता में अंतर है कि नहीं, कई बार पूछा गया। फिर एक बार देखिए, अंतर है, इसमें कोई शक नहीं है। समता का मतलब हुआ कि समान परिस्थितियों में आने वाले व्यक्तियों के प्रति समान व्यवहार करना, और समानता का मतलब हुआ चाहे किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति हो, सबके साथ समान व्यवहार करना, तो समानता मान्य नहीं है क्योंकि उससे अन्याय होगा। समता मान्य है, क्यों मान्य है, अब एक उदाहरण से समझिए। समता का मतलब कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही हैसियत में हो, एक ही स्टेटस में हो, उनका स्तर एक हो, उनका सामाजिक माने उनका कह सकते हैं कि सामाजिक आपका जो है दृष्टि एक हो, यानी कि सामाजिक तौर पर वह क्या हो, समान हो, तब उनके बीच जो कानून लागू किया जाएगा वह समान होगा, असमान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही व्यक्तियों की हैसियत क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई, तो आपका उनके बीच विभेद किया जा सकता है, उनके बीच भिन्न भिन्न कानून क्या किए जा सकते हैं लागू। ये आपका संविधान में जीएस में भी बना है आपका। फिर एक बार देखिए आर्टिकल 14 पर गौर करिए।
अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी। पहला नियम। अनुच्छेद 14 समता के बारे में जनरल रूल प्रावधानित करता है, जबकि उसका स्पेसिफिक नियम, विशिष्ट नियम समता का आपका 15, 16, 17, 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 दो बातें बताता है। पहले सिद्धांत समझिए कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान परिस्थिति में हो तो उनके बीच एक जैसा कानून लागू किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 14, यही क्वेश्चन आया था, लेकिन आर्टिकल 14 ये भी बताता है कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति भिन्न भिन्न हैसियत में हो तो उनके बीच विभेद किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 14 विभेद करने की अनुज्ञा देता है, लेकिन कब? जब हैसियत समान हो कि असमान हो? असमान। सबसे उत्तम उदाहरण आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। सेम इसी उदाहरण पर रिजर्वेशन का सिद्धांत भी समाहित है कि जब व्यक्तियों की हैसियत बराबर है तो उनके प्रति एक जैसा कानून, और जिन व्यक्तियों की हैसियत थोड़ा ऊपर नीचे है उनके लिए क्या हो गया? अलग कानून, यानी कि उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। हैसियत के आधार पर किया गया है। आपका मैं बता दूं, स्टेटस के अनुसार, क्योंकि उनका जो सामाजिक या आर्थिक हैसियत है अन्य लोगों से क्या है? भिन्न। अच्छे से तैयार रखिए। अनुच्छेद 14 भले समता का अधिकार देता हो, लेकिन विभेद की क्या देता है? अनुज्ञा। और ये जो विभेद किया जाता है इसका स्पेसिफिक रूप जो दिया गया है 15, 16, 17, 18। विभेद मान्य है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत निकलता है? 14। और विभेद किया जाए 15, 16, 17, 18। बहुत अच्छा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बताया गया, पूछा जाता है अंदर जाकर भाई संविधान में। अगला नियम आइए। समता के सिद्धांत के मुख्य रूप से प्रतिपादक आपका डायसी महोदय हैं और आपका इंग्लैंड के हैं, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया और आपका यानी कि विधि के शासन का सिद्धांत दिया। और उसी में ये कहा कि विधि के शासन का पहला अंग है कि विधि के समझ सभी समान है, यानी कि विधि के समझ सभी क्या हैं? बराबर। चाहे वह राजा हो या रंक हो, चाहे किसी व्यक्ति की हैसियत कुछ भी क्यों न हो, सब कानून के समक्ष क्या है? बराबर। दूसरा, विधि की सर्वोच्चता, यानी कि राजा और प्रजा बड़ी नहीं है बल्कि कौन बड़ा है? कानून। तो हम लोग बड़े नहीं है बल्कि हमारा संविधान बड़ा है, कानून बड़ा है। और आपका ये दूसरा, तो कई बार पूछा गया है कि विधि का शासन का मतलब क्या हुआ? तो पहला मारिए, विधि की सर्वोच्चता भी है, विधि के समझ समता भी है, ये दोनों है। दोनों ऑप्शन आए तो दोनों, नहीं तो एक एक कम चांस रहता है कि आए। देखिए जहां तक आपका एक सेकंड रुकिए। देखिए इस पर अब आगे बढ़ा जाए। आपका साम माने समता ही साम्य है। आपका अनुच्छेद याद रखिएगा, कम से कम जो बताया गया इसको एक और कोरिलेट करना, तब आपका सिद्धांत हम शुरू करें क्योंकि कोरिलेशन आपका, जैसे समता और समानता में आपने अंतर जाना। फिर एक बार हम बता रहे हैं, समता का मतलब एक हैसियत या एक स्तर में रहने वाले व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। लेकिन जैसे ही हैसियत भिन्न भिन्न होगी तो समता ये कहती है कि उनके साथ भिन्न भिन्न व्यवहार
किया जा सकता है। तो बताइए किस अनुच्छेद में समाहित है? 14। भाई विभेद की अनुज्ञा कौन देता है? ये पूछा गया, ये नहीं कि गलत हो जाए आपका आ जाए तो। इसी को आपका दुस्समानता का मतलब ये हुआ कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपका चाहे राजा हो या रंक हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, तो ये समानता ठीक नहीं है क्योंकि इससे अन्याय होगा। और समता ठीक है क्योंकि हैसियत के अनुसार उन क्या किया जाएगा? व्यवहार। भाई आपका हैसियत देखकर व्यवहार किया जाएगा। इसी के साथ आईपीसी में एक पढ़ा जाता है, वो कोरिलेट हल्का सा अलग से कर दें। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, यानी कि सामान्य आशय और समान आशय। फिर एक बार देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस में पूछा गया है। सामान्य आशय और समान आशय, यानी कि कॉमन इंटेंशन और आपका सिमिलर इंटेंशन। बस एक लाइन में उत्तराखंड में भी इंटरव्यू में आए थे लोग वहाँ से, भाई आपका उत्तराखंड से जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं वहाँ से भी कुछ लोग आपका आ गए सर से मिलने कि सर का पढ़ाया हुआ ही काम किया, ला हम जानते नहीं थे, आपके एक एक शब्दों को हमने पढ़ा, कापियों पे दिखा रहे थे, पूरा अच्छा नोट्स बनाए ऑनलाइन वाले भी, काफी अच्छा लिखे हैं। एक एक शब्दों को हमने पढ़ा, आप ही के कारण उत्तराखंड एपीओ में हम लोग हो गए। अतः ऐसी कंडीशन में बस आपसे मिलने की इच्छा थी, चले आए। यानी कि वहां से आकर मिलने केवल कि चलो सर से मिल लिया जाए आपका। तो आपका यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक एक शब्दों को प्रयास करिए कि आप भी पढ़िए, यहाँ पढ़िए, फिर ऑनलाइन जोड़ा गया है आपको, जाकर घर पर एक बार कम से कम वीडियो देखिए। क्योंकि जे में भी आपका, मैं बता दूं मेरिट क्यों हाई, इधर लगा लीजिए बोर्ड है, ऊपर वाला निकाल दीजिएगा प्लग, ये ऊपर वाला निकालिएगा प्लग, निकाल दीजिए। तो देखिए फिर एक बार भाई आपको सतर्क किया जाता है, आखिर मेरिट हाई क्यों चली जा रही है। आपका जो अ, पूरा निकाल दिए, पूरा वो, हाँ। आखिर मेरिट हाई क्यों चली जा रही है, इस पर भी विचार करना है। चाहे कोई भी आपका कंपटीशन हो, चाहे बिहार जे हो, एपीओ हो, आपका कह सकते हैं कि आपका यूपी जे हो, जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे 15 से 20, 15 कम से कम क्वेश्चन नंबर मेरिट ऊपर जा रही है। इसका कारण भी है कि भाई पहले आपका जो दूर दराज के लड़के थे उनके लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कोरोना के बाद उनके लिए भी व्यवस्था हो गई ऑनलाइन। अब जो घर पर बैठकर गांव में बैठकर पढ़ रहा है वह आपका ऑनलाइन पढ़ रहा है, और वो भी उतना ही मेहनत कर रहा है जो यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो फाइट ऐसे ही बढ़ गई, और जो थोड़ा बहुत दिमाग का तेज होगा उसी में दो चार पांच क्वेश्चन अधिक कर लिया। तो ये एपीओ में भी मैं बताया था कि जो हमारे पास सूचनाएं आई, मैंने जो गांव में लड़के रहते थे, आपका कभी शहर नहीं आए पढ़ने के लिए, तमाम ऐसे लड़के मिले जो आपका गांव से पढ़कर और एपीओ निकाले। जे में भी सेम वही कंडीशन है, तमाम लड़के और लड़कियां एक एक शब्दों को पढ़ते थे लेक्चर को और प्री निकाले हैं इसमें। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि मेहनत और थोड़ा करनी पड़ेगी इसमें। और ला में भाई आपका, फिर हम बता दें, ला में अगर जीएस कमज़ोर है तो ला में आपको नंबर चढ़ाना ही होगा। यानी कि आपका जैसे बिहार है तो 150 ला आएगा, तो 110 से कम तो ना करिए, इतना तैयार रखिए कि 110 के हम ऊपर ही रहेंगे। और जीएस में कम से कम 50, उससे ऊपर भले चले जाइए, इतना कम से कम रखिए। क्योंकि आपका अगर यूपी जे में ही अगर कोई बच्चा अगर ला में आपका 100 मैंने किया जा सकता था, वो अलग बात है कि लोग कुछ लोग आपका समय मैनेज नहीं कर पाए,
क्योंकि इतना मिलाने वाला था कि उसी में क्या लग जा रहा था, समय। मैंने कि थोड़ा क्वेश्चन का मॉडल भिन्न आ गया, जो पुराना मॉडल था। दूसरा ये था कि क्वेश्चन आसान थे, जितना पढ़ाया गया आपका वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए रहते, तो जो लड़के पढ़ने वाले हैं उनको फायदा होता है, और सेक्शन आ गया तो रट्टू तोता वालों को फायदा होता है। और तीसरा एक कमी ये रह गई कि माइनर से आया ही नहीं, यानी कि जो लोग आपका इस आधार पर बैठ गए थे कि माइनर से 50 आएगा, हम क्यों जीएस पढ़ें, वो लोग भी मात खाए हैं, क्योंकि मात्र 12 क्वेश्चन ही आया। जबकि आशा तो भाई आपका, मैंने कम से कम 25-30 थी। मैंने, हम तो 50 नहीं कहते, लेकिन एक 25 कम से कम आपका आशा थी, लेकिन आधा ही आया, तो वो भी आपका 15 नंबर ले भी था। ये तो जीएस जिनका अच्छा था वो थोड़ा आगे बढ़ गए, और ला में थोड़ा आपका आसान क्वेश्चन आ गया, इसलिए मेरिट थोड़ा हाई चली गई। यही आपका जो कंसेप्चुअल बताया जा रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता, मैंने विशेषज्ञ बनाते, तब आपका पढ़ने वालों के लिए फायदा होता। अब यह है कि जो धारा रट लिया उसको इसमें फायदा मिल गया। तो भाई आपको दोनों काम करना है, धारा भी तैयार करना है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी। फिर आइए एक लाइन बता दिया जाए, तब आपका इक्विटी बताया जाए भाई। आपका देखिए फिर एक बार, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर लगातार पूछा जा रहा है। महबूब शाह बनाम इम्परर के बाद में जस्टिस लॉर्ड माधवन नायर ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर बताया। एक अंतर बस पकड़िएगा कि कॉमन इंटेंशन का मतलब पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करना, और सिमिलर का मतलब कि पूर्व निर्धारित योजना तो नहीं है, लेकिन कार्य सभी लोग अपना अपना कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब कि अगर पहले से माइंड मेकअप करके कि हमें यह कार्य करना है, व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो कॉमन इंटेंशन। पहले से माइंड मेकअप तो नहीं है, लेकिन सभी लोग एक ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन पहले से आपका माइंड मेकअप उनका नहीं है, यानी कि मस्तिष्क का पूर्व मिलन का अभाव है, तो इसको हम कहते हैं सिमिलर इंटेंशन। और दोनों में अंतर करना अति आवश्यक है। अंतर न किया जाए तो महबूब शाह के वाद में ये कहा गया कि न्याय की क्या हो जाएगी, हत्या। जैसे कि प्रोफेसर डोरेट ने कहा कि 1976 के संशोधन ने, जो पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह विच्छेद हैं, इसने तो हिंदू विवाह के संस्कारिक स्वरूप की क्या कर दिया है, मर्डर। तो फिर एक बार आगे देखा जाए, 2-4 मिनट भाई, क्योंकि टाट भी पढ़ाना है, हिंदूला भी, समय का भी ध्यान रखा जाना है। देखिए असल बात, दिक्कत ये है कि भाई अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं, और जब आपका ऊपर ऊपर अब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। भले एक सब्जेक्ट न पढ़िए 5 क्वेश्चन, लेकिन अब जो भी पढ़िए, ये मान कर चलिए कि अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो हम गलत नहीं करेंगे। इस आपका लाइन पर अब चलना है, पूरा पढ़ने से नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो हो गया, पूरा पढ़ना नहीं है। भले एक दो किताबें छोटी छोटी छोड़ दीजिए, 3-4 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लेकिन अब जो भी पढ़िए मान कर चलिए कि उससे आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। 5 क्वेश्चन आता है तो कम से कम भाई सामने से 4 आपका सही होना चाहिए, ये मान कर चलिए, इससे कम में नहीं काम चलेगा। फिर एक बार देखिए आपका, इसकी भूमिका कम से कम हम बता दें। समता ही साम्य है, इसका मतलब ये हुआ कि साम्य समता में विश्वास करता है, साम्य समता से प्रसन्न होता है, असमता से नाराज होता है। जहाँ समता रहती है वहाँ साम्य रहता है। अतः कई बार विद्वान कहते हैं कि समता ही साम्य है, यानी कि जो 11 सिद्धांत इसके बाद हैं उसको न पढ़िए, केवल यही सिद्धांत ही पर्याप्त है, यानी कि इक्विटी किसमें विश्वास करती है, समता। अब यहाँ आपको दिमाग थोड़ा ये लगाना है कि समता का मतलब क्या हुआ।
तो समता के तहत जो इक्विटी कोर्ट है वह पक्षकारों को समान दृष्टि से देखते हैं। अब ये समस्या है कि समान दृष्टि से देखने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पक्षकार न्यायालय में आते हैं तो जो सामान्य विधि हैं वह वादी को ज्यादा प्रश्रय देती है, प्रतिवादी को कम। लेकिन इक्विटी ने कभी ऐसा नहीं किया, वादी को उतना ही प्रश्रय दिया जितना किसको? प्रतिवादी। यानी कि दोनों पक्षकारों को एक दृष्टि से देखा, विभेद नहीं किया। यहाँ भी मैं बता दूं, क्लास में भी आपका इतने दिनों से पढ़ाया जा रहा है, मैंने भी कभी भी जाति धर्म संप्रदाय उप संप्रदाय, गरीब हैं अमीर हैं, आपका इनका लड़का है उनका लड़का है, किसी के साथ आज तक विभेद नहीं किया गया। ये बड़े घर का लड़का है तो ये छोटे घर का, बड़े घर के हो गए अपने घर के हो गए, यहाँ तो सब क्या है? पैरल है। तमाम एक दो लोग आए भी, प्रयास भी किए, लेकिन भाई आपका मैंने किसी के साथ आपका विभेद नहीं किया गया। और एक टीचर को चाहिए भी यही कि वह जात देखकर, धर्म देखकर, संप्रदाय देखकर, पहनावा देखकर पढ़ाने लगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके लिए तो सभी लोग समान हैं और प्रयास वो करे कि सभी का कल्याण हो। मैंने आपका हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ लोगों की कमियां हैं वे कमियां दूर की जाए। आपका लगातार प्रयास किया जा रहा है। वो अलग बात है कि कुछ बीच बीच में हमारी भी समस्या आ जाती हैं, कुछ समस्याएं इस समय ज़्यादा ही आपका परेशान किए रहती हैं, लेकिन समस्याओं से हार नहीं मानना है। जैसे कि आप लोग 2 नंबर से नहीं रुक गया 1 नंबर से, तो हार थोड़े मान लेंगे भाई। अगली वैकेंसी हम देखेंगे, केवल एक कंपटीशन से हार थोड़े मान लेंगे कि हम बैठ जाएंगे घर पे। हार नहीं माननी है, जब तक मैं हूँ हार नहीं माननी है, याद रखिए। एक एक छोटी छोटी बात, भले ही 1-2 दिन में थोड़ा एडजस्ट करके समय बढ़ाएंगे, लेकिन एक एक छोटी छोटी बात इस बार पढ़ाई जा रही है, पिछली बार से कई बातें नहीं बताई जा रही हैं साम्या में। तो एक इसका 2-3 लाइन में आपका, यानी कि विधि के जो न्यायालय थे, एक पक्षकार को ज्यादा वरीयता देते थे और दूसरे को कम। लेकिन इक्विटी न्यायालयों ने दोनों पक्षकारों को, यानी कि मुकदमे के सभी लोगों के साथ क्या किया? समता का व्यवहार। तो एक उदाहरण समता के व्यवहार पर देखा जाए, यानी कि फिर एक बार याद रखें, समता का मतलब समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच क्या? समान व्यवहार। एक उदाहरण कोई उठाया जाए आपका लास्ट में, संविधान नियम का ही उदाहरण उठाते हैं, उसके बाद टीपीए तो अब जब चलेगा तो अभी बताना ही है। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और 3 व्यक्ति बना लिया जाए इधर, बी सी तथा डी। ये बी सी तथा डी तीनों ने ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से ए को वचन दिया है कि हम लोग तुम्हारा कितना लौटाएंगे? 3,000, संयुक्त रूप से। अब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में बताइए, अब बी सी और डी संयुक्त रूप से वचन दिए हैं तो संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व बिहार और तमाम जगह पूछा जाता है, संयुक्त भी होता है पृथक भी, यानी कि ज्वाइंट भी होता है और सेपरेट भी। तो ए बताइए किससे 3,000 वसूल ले? केवल बी से भी वसूल सकता है, केवल सी से भी, केवल डी से, या इनमें से 2 से, या तीनों से। तो तीनों से वसूल ले तो संयुक्त, और अलग अलग वसूल ले तो भाई पृथक। अब आइए, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया और बी से पूरा 3,000 रुपया वसूल लिया। तो अब ये जो सिद्धांत है कि समता ही साम्य है, तो समता कब आएगी? कि जब बी से बी पूरा 3,000 देने के लिए बाध्य किया गया, दे दिया। इन भाई केवल बी ही तो वादा नहीं किया था, बी के साथ साथ और लोग तो भी वादा किए थे। कौन?
सी और डी। और सी और डी का हिस्सा इसमें 3000 में बताइए कितना कितना पड़ा तीनों पर, एक 1000। तो साम्य ये कहता है कि समता बरतनी चाहिए, अर्थात पक्षकारों के बीच समता। हम बी को प्रश्रय नहीं देंगे, बी सी और डी तीनों को समान दृष्टियों से देखेंगे। अगर बी ने पूरा पैसा दे दिया तो समता ये कहती है कि बी इन लोगों से उनका हिस्सा बाद में वसूल सकता है, तो बी सी से 1000 वसूल ले और बी डी से भी कितना वसूल ले, तब बराबरी आ जाएगी कि नहीं। क्योंकि अब बी भी 1000 दिया, सी भी 1000 दिया, और कौन 1000 दिया, डी। यानी कि आपका बराबरी का मतलब ये हुआ कि केवल बी ही पूरा पैसा अदा न करे। कौन कौन लोग अदा करें आपका, सी भी डी भी। यही टाट में भी हम बताएंगे मैरीवेदर बनाम निक्सन का केस और 1935 का कानून पढ़ना है आपका, संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच कंट्रीब्यूशन। फिर टीपीए में भी यही आपका बताया जाएगा। आपका 82 पूछा भी गया था आपका कई बार, तो रेस्ट ले लीजिए तब आपका स्टार्ट चले भाई, क्योंकि इसको सोमवार को हम बताएंगे। अभी अभी शुरुआत नहीं हुई, सिद्धांत की भूमिका बांधी जा रही थी, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है।